बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क में सियासी तकसीम के बाद आला अदलिया में तकसीम वाज़ेह होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तलाफात अवामी सतह पर खुलकर सामने आ गए और हर गुजरते दिन के साथ तलखियों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। हैरानकुन बात यह है कि जजेस में इख्तलाफात की वजह आइनी केसेस नहीं बल्कि सियासी केसेस हैं। 63A नज़रसानी केस में जस्टिस मुनीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी बेंच का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर दिया और नज़रसानी केस की उन्होंने समाअत शुरू की। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने दलाइल दिए और केस का पस मंजर बयान किया, जबकि वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नज़रसानी अपील की हिमायत की। ताहम बानी PTI के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के नए बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए कि एक तरफ राय दी गई कि मुनहरिफ रुकन D सीट होगा और दूसरी तरफ ये कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे, तो ये खुला तजाद है। जब आइन में लिख दिया गया है कि नाअहल रुकन D सीट होगा तो उस पर अमल होना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की जानिब से अदलिया के खिलाफ खूब तीर अंदाजी का सिलसिला जारी है। वो अदालती निज़ाम और जजेस की तकर्री को तब्दील करने का अज़्म करते नजर आ रहे हैं और बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि आइनी तरमीम लाकर ही रहेंगे। साथ ही वो वजाहतें भी पेश कर रहे हैं कि आइनी तरमीम से मुतालिक मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जदोजहद नहीं कर रहा और ना ही उनका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। लिहाजा इन जजेस में से कोई भी आकर आइनी अदालत में बैठ जाए तो हमें मंजूर होगा। इसी से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल पैनल का तारुफ करवा। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबको खुश आमदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि कल भी जब हम बात कर रहे थे कि आइनी और अदालती बहरान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह जजेस साहिबान बेंच की वजह से इनकार और वजाहतें सामने आ रही हैं, लेकिन जो आज की डेवलपमेंट है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हिमायत की, नज़रसानी अपील की, एक तो ये बताइएगा कि क्या फ़ायदा होगा उनकी हिमायत जिस तरह से उन्होंने की, और ये जो मज़ीद तलखियाँ बढ़ती नज़र आ रही हैं सियासी केसेस में आला अदलिया में, क्या अब पाकिस्तानी निज़ाम, अदालती निज़ाम ऐसे चलेगा? देखिए, फवाद चौधरी की आपने बात सुनाई, वो आजकल कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, ज़रा राने दरगाह हैं PTI से, तो उनको कुछ समझ आने लग रही है कि भाई ये ठीक नहीं है। हालांकि वो अपने उनके अजीज थे इफ्तिखार चौधरी के नाम के ही, और वो 5 साल चौधरी परवेज इलाही के साथ चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट रहे और ये उनके बड़े रूह रवां थे। तो इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता इन साइड को कि अदलिया के अंदर मदाखलत के क्या होते हैं। और इन्होंने ही इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद कहा था KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौज और अदलिया 2 सियासी जमातें हैं। और ख्वाजा आसिफ ने, जैसे कल भी मैंने बात कही, कि कहा कि अदलिया को जाके सियासी जमात के तौर पे रजिस्टर हो जाना चाहिए। तो ये सारे बैकग्राउंड के बाद आज की इस पे आता हूँ। देखें, ये सारा उस वक्त हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को उड़ाने के लिए और PTI की सहूलत के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर, एजाजुल हसन और उमर अता बंदयाल साहब ने यह कारनामा सर अंजाम दिया था। अब उन गलतियों को संभालते संभालते आज सारी अदलिया मुतनाज़ा हो गई है। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मंसूर अली शाह साहब को नहीं बुलाया, मुनीब अख्तर साहब को बेंच में नहीं बिठाया? अगर वो बैठते, मंसूर अली शाह साहब भी, कुछ और बेंच होता। आज हम सब कह रहे हैं कि हाँ जी, हम ख्याल जज है, लोगों को पता है फैसले का। देखिए, 2 जज तो वो हैं जिन्होंने पहले भी इस राय के खिलाफ दिया था और यहीं से वो बात आई थी और हम उस दिन से कह रहे थे कि आइन को रीराइट किया गया है। और बबांगे दोहल कह रहे थे कि ये नहीं था कि कोई जज रिटायर हो गए। एजाजुल हसन साहब, हम हमेशा से बात जो सच है वो करते हैं। आज हमारे हालात वाकई बहुत खराब हैं। हमारी अदलिया इसीलिए टॉप से नीचे है, कि टॉप में आती है नीचे से, कि हमने कभी काम आम आदमी के लिए किए नहीं। हम हुकूमतों को भी कह देते हैं, सियासतदानों को भी कह देते हैं, तो अदलिया भी कौन सी को पीछे रह गई है? उसने भी यही काम किया है। आज काजी फाइज ईसा के नाम पे लेके लोग अपना अपना गुस्सा उतार रहे हैं। आपको मैं वो सारे, अगर हमारे यहाँ चल सकें तो क्लिप्स दिखा दूं जो आजकल काजी फाइज ईसा पे तबर्रा भेज रहे हैं। ये 63A केस के हवाले से मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। वो सारे के सारे उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल और इनको कह रहे थे कि आपने आइन रीराइट किया है, लेकिन अब उनकी आंखों पे कुछ और पट्टी है। चलें, उनकी भी मर्जी है, अपनी राय दें, लेकिन अब ये तो होने वाला है। बिलावल भुट्टो जो आइन साजी की बात कर रहे हैं, तर्जुमानी की, अब कोई अनहोनी हो तो हो, ये तो होने वाला है। ये तो आईनी तरमीम होगी और बहुत कुछ चला जाएगा इन सियासी जजेस के पास से जिन्होंने सहूलतकारियां की। और चौथे नंबर से मुनीब अख्तर साहब आए खुद। पहली दफा जो साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिवायत डाली थी कि नीचे से आप जजेस को ला सकते हैं, तो ये चीजें अब एक मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं। चले, फसाद होता है, जो कुछ भी है, अब आईनी तरमीम करते हैं और आईनी अदालत बना देते हैं, तो बहुत कुछ तय हो जाएगा कि जी सियासी केसेस
अलग से सुने जाएंगे, जहां आम आदमी जिनकी हम बात करते हैं कि 60,000 61,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में और 27 लाख बाकी केसेस हैं, तो वो कौन सुनेगा जी। हमारे यहाँ बहुत कुछ कहने को मौजूद है, लेकिन अदलिया ने हमेशा फौज का साथ दिया और आज फौज के साथ लड़ी हुई है, फौज इनके साथ लड़ी हुई है। आपस में हर इदारा बाहम दस्तों-गिरेबां है, जिसका नतीजा पूरी दुनिया के अंदर हम बेइज्जती की सूरत में वसूल कर रहे हैं और बड़ी माशाल्लाह बड़ी ठीक ठाक अंदाज से कर रहे हैं। तो चलें, अब ये हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 दिन, 3 दिन, मतलब मेरे तो ख्याल में कल या परसों समाअत कंप्लीट होनी है, क्योंकि नुकता तो यही है ना कि आपने आइन रीराइट किया और आप इसको नहीं कर सकते थे। बेंच बन गया है, अब जज साहिबान बैठे या ना बैठे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डिनेंस को तस्लीम किया है, किसी ने उनको रोका नहीं है, किसी हाई कोर्ट ने नहीं रोका है, तो बस अब फैसला आने वाला है। फिर जिसने दमादम मस्त कलंदर करना है, मुझे तो लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान वोट भी देंगे इस पे, फिर पता चल जाएगा। हाँ जी, अभी आप देखेंगे, अभी बहुत कुछ होना है। मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो पीछे नहीं रहेंगे, कि वो चीजें, उम्मीदें बर आएंगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा जी, अयाज साहब, ये उम्मीदें बर आएंगी का मतलब तो आप समझते हैं ना कि मफादात का चक्कर है, जिसकी सुनवाई हो जाएगी तो फिर। लेकिन आप ये बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुख्तलिफ वजाहतें क्यों पेश कर रहे हैं, और ये नज़रसानी का जो मामला है, हुकूमत को इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि कल आप प्रोग्राम में नहीं थे तो हमने इस पर बड़ी डिटेल से बात भी की थी कि अदालती जो बहरान है, इसका क्या नतीजा निकलेगा। अब ये मामलात अदालती आला अदलिया में अगर इस तरह का इख्तलाफात होगा तो किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं नहीं था तो आपने डिटेल डिस्कशन भी कर ली, अब ये तो बड़ी ज्यादती है ना। आपको इंतजार करना चाहिए था कि चलिए, इसीलिए हमने दोबारा रख लिया ना, ये डिस्कशन मेरे आने पे कर लेती हैं, इसीलिए आप आज दोबारा वही हम बात कर रहे हैं ना कि अदलिया में बहरान है, क्या इसका नतीजा? इतनी शानदार गुफ्तगू आप लोग कर चुके हैं, अब मेरे पल्ले क्या रह गया, मैं इस पे क्या बात करूंगा? आगे चलते हैं। इशू सिंपल ये है कि काजी साहब से बड़ी उम्मीदें थी कि जी ये अदलिया को नीचे से बहुत टॉप पे ले जाएंगे। जस्टिस उमर अता बिंदयाल नीचे से तो टॉप पे हैं, नहीं ऊपर ले जाएंगे ना, मतलब नीचे से तो टॉप पे हैं ही हम, अल्लाह के फजल से, वो तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आके उन्होंने भी वही किया। अता बिंदयाल साहब एक पार्टी की सहूलत कर रहे थे, ये सहूलतकारी कर रहे थे, ये दूसरी की कर रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, वो उसमें तरमीम हो गई, बड़े मतलब वो मुझे याद है कि वो कोई जश्न का सा समा था उस वक्त के, क्या कमाल, काजी साहब इतने ज़बरदस्त जमहूरी चीफ जस्टिस, तारीख में इस तरह का बंदा पहले आया ही नहीं। मेरे ख्याल में अगर उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वो जो पहले था एक्ट, उसके तहत भी अगर जो ऑलरेडी मौजूद था कोई बेंच बनता और उसका फैसला आता, तो शायद, मतलब ये बात तो तयशुदा है ना कि एक इतनी बड़ी सज़ा मौजूद है उसके लिए, मेंबर के लिए, कि वो नाहल हो जाएगा। ये काफ़ी थी सज़ा, वोट काउंट ना करना ज़ाहिर है, उस वक्त सहूलतकारी करनी थी। उसके बाद फिर जितना ज़्यादा देर से 63A के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, वो उम्मीद नहीं, यकीन था कि काजी साहब आके सहूलतकारी करेंगे, और वो कर रहे हैं। मतलब असूलन तो ये होना ही नहीं चाहिए फ्लोर क्रॉसिंग का, लेकिन ज़ाहिर है ये कहीं अमेरिका और यूरोप में हो सकता है कि जहाँ कोई जमहूरियतें वाकई हुआ करती हैं, क्योंकि जहाँ लोग वाकई अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट देते हैं, और वो दे देते हैं। अमेरिका में आप देख लेना, वो रिपब्लिकन्स भी, वो अगर डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है तो वो उसके हक में जाके वोट दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये कौमी मफाद में ये चीज़ है, इसलिए वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वाकई नज़र आता है हमें जमहूरियत है। यहाँ चूँकि ये पता होता है कि अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए, और क्योंकि हमारे तो देखें ना, अपने वज़राए आज़म अमीरुल मोमिनीन तक बनने की कोशिश यहाँ की गई, इसीलिए की गई ना कि वो हमें इख्तलाफ राय पसंद नहीं है। हम कहते हैं कि बस हमारी जो राय है सबको उसके साथ जाना चाहिए। बिलावल साहब की ड्यूटी, मुझे लगता है कि अब वो चूँकि उन्होंने ये ले लिया है, अपने ज़िम्मे ले लिया है कि लें देख लें, इनसे आपने करा के देख लिया ना नून लीग से, ये तो इस काबिल नहीं है कि आपको तरमीम करके दे सकें, मैं आपको करा के दूंगा। क्योंकि एक नून लीग के हवाले से ये भी चीज़ें चल रही हैं ना, कोई एक वजीर से, वफाकी वजीर से नून लीग नाराज़ है बहुत ज़्यादा। किस लिए? वो इसलिए नाराज़ है कि उन्होंने ये श्योरिटी और गारंटी दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान इस तरमीम के हक में वोट देंगे। ठीक, वो वजीर भी उन्हीं के हैं जहाँ से आए हैं। तो वो चूंकि बार बार, वो आपको पता है ना, फैसल वापडा साहब भी कह रहे थे कि ये गाना बजाना शुरू कर दें, मौलाना आ रहा है, बस गाड़ी में यही गाना सुना करें। तो रोला वही है कि वो इतनी ज्यादा कमिटमेंट्स के बाद, मुझे नहीं समझ आई उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों पीछे हट गए।
अगर उन्होंने वाकई कीन दहानी कराई भी थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो उस हवाले से किसी ने फिर बात डायरेक्ट इल्ज़ाम फजलुर रहमान साहब पे लगाया नहीं कि इन्होंने कमिटमेंट करके पीछे हट गए थे। जी। मौलाना का ज़ाहिर है खौफ भी तो होता है ना। और मौलाना जो अब बात कर रहे हैं ना कि अगर, क्योंकि यहाँ इस मुल्क में तो आपको पता है ना सिचुएशन चेंज हो जाती बड़ी तेजी से। ये बात भी हुई थी कि अब शायद मौलाना के वोटों की जरूरत भी ना रहे। नून लीग वाले ये बात कर भी रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जब ये वोट काउंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद नाहली है ना। कल शर्जील मेमन ने भी ये बात की है। वही मैं कह रहा हूँ ना, नून लीग शर्जील भी कर चुके हैं, वैसे नून लीग वाले ये कर रहे हैं कि उसके बाद शायद मौलाना के वोटों की जरूरत नहीं रहेगी। और मौलाना इसीलिए कह रहे हैं कि अगर मेरे वोट की जरूरत नहीं रहेगी ना तो फिर आप याद रखें कि फिर मैं सड़कों पे आऊंगा। और ये जाहिर है उनकी सीधी सीधी धमकी है, क्योंकि मौलाना आपको पता है ना फिर आ तो जाया करते हैं। उनको फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाने की भी इजाजत होती है, रेड जोन में भी जाने की इजाजत होती है, उनको तो नहीं रोका जाता फिर। तो बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक है सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की डिवाइड होना। और ये आज से नहीं है, जाहिर है बहुत अरसे से है। एक सिर्फ हमें वो अल्टीमेट यूनिटी नजर आई थी वो लास्ट इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, क्योंकि वो फनकार इतने बड़े थे कि उस वक्त हर बंदा उनके शहर में खो गया था कि इससे बड़ा शायद चीफ जस्टिस हमें नहीं मिल सकता। वही दोबारा काजी साहब के हवाले से लोगों ने हमें उम्मीदें यहाँ बताई थी कि जी वो काजी साहब भी शायद को बहुत बड़ी तोप चीज साबित होंगे। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया जो है दुआ, वो मैं समझता हूँ मुनाफिकत है। क्योंकि आपने माजी में जो काम सारे किए होते हैं ना, और जिन पे आप तनकीद कर रहे होते हैं, वो जब आपके पास इख्तियार आता है वो सारे काम आप कर रहे होते हैं, और फिर आप दूसरों पे तनकीद कर रहे होते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब तक ये मसला हल नहीं होना है इस कौम का, ये मुल्क आगे बढ़ सकता है ना कौम आगे बढ़ सकती है। क्योंकि हमें फनकार मिले हैं अल्लाह के फजल से, हीरो कोई नहीं मिला जिन्हें हम हीरो समझते रहे या समझ लेते हैं, वो पता चलता है कि उससे बड़ा फनकार ही कोई नहीं। जी फैसल साहब, इनकी फनकारियाँ ज़ाहिर है ओवरऑल हमारे सिस्टम को मुतासिर करती हैं। अगर हम अपने सियासतदानों का रवैया देख लें, वही रवैया फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों में भी वही रवैया हमें नज़र आता है। अब ये हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नज़रसानी की हिमायत करी आर्टिकल 63A की, इससे क्या फ़ायदा होगा? और बिलावल क्यों इतनी वजाहतें पेश कर रहे हैं आईनी तरमीम से मुतल्लिक? वो पहले बात कर रहे थे तब भी यही कह रहे थे कि मेरा मकसद सिर्फ किसी एक शख्स को नवाजना नहीं है, इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा, आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। और आज भी वो इसी तरह की बात कर रहे थे कि कोई भी हमारी तरफ से इस आईनी अदालत में आकर कोई भी सीनियर जज बैठ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि इस कौम को फनकारी मिले, इस कौम को फनकार इसलिए मिले, कौम तमाशबीन है। अगर कौम अपनी तमाशबीनी छोड़ दे तो इन फनकारों से भी हमारी जान छुट जाए। ये कौम का एक इज्तिमाई इशू है। देखिए इशू ये नहीं है कि आइन को रीराइट किया जा रहा है या नया आइन लिखा जा रहा है या अदालत अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रही है। आपने अपने इंट्रो के आगाज़ में कहा कि ये मसला अदलिया और अदालती और आइनी और कानूनी जंग से निकल के एक सियासी इशू बन गया है। ये इशू सियासी है। हम जिस माशरे में ज़िंदा हैं, एक 2 नंबर माशरे में हम ज़िंदा हैं, इस ज़मीनी हकीकत को तो इस मुल्क में हर इंसान तस्लीम करता है। अगर इस मुल्क के अंदर इस बात का अरकान असम्बली को इख्तियार मिल जाता है कि वो अपनी पार्टी की लीडरशिप से इनहराफ करते हुए अपनी मर्ज़ी की बुनियाद पर जो है वो वोट दें, उनको इस बात का हक हो जाता है कि जिसको चाहे वो कायदे अमान के लिए वोट दे दें, वो जिस आइनी तरमीम पर चाहे वोट दे दें, और पार्टी की पॉलिसी जिस टिकट पर वो जीत कर आए, कौम ने उनको जिस बुनियाद पे, जिस पार्टी की बुनियाद पे मैंडेट दिया है, वो ऐवान में जाके उस मैंडेट को लात मार दें, तो फिर आज तो हो सकता है कि किसी के लिए अच्छी खबर हो, आज तो हो सकता है इस फैसले से कोई बेनिफिशरी हो जाए, लेकिन ये जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, हो सकता है यही खबर उनके लिए कल मातम का सबब भी बने। ये पाकिस्तान है, यहाँ कल को कोई अरबपति खरबपति आएगा और दौलत की बुनियाद पे वो पूरी पार्लियामेंट खरीद लेगा, वो पूरी पार्लियामेंट खरीद के जो है खुद जो है वो कायदे अमान बन जाएगा। यही अदालती फैसले, यही आइनी तरमीम जो है उसको समझ में जो है ना उसके लिए सहारा फराम करेंगी। आप इधर जिस बुनियाद पे और जिस तरह फैसले होते हैं, ये सारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि आप ये जो काम करने जा रहे हो, ये कल काम आपके लिए ये गले में
के लिए ये फंदा बनेगा। आपकी वैसी जो है कोई इस मुल्क में जो सियासतदानों की, सियासी जमातों की जो औकात है, जो हैसियत है, जो वक़्त है, वो सबको पता है। कल ये फैसले एक आदमी की बुनियाद पे जो है ना, एक आदमी की बुनियाद पे जो है ना, वो ये पूरा पार्लियामेंट जो है ना वो गेम ओवर हो जाया करेगा। हम ये कहते हैं कि ये अदालतें में बड़ा ख़तरनाक किस्म का दंगल हो रहा है। चले पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दंगल नहीं हो रहा होगा, लेकिन बड़े दंगलों में से एक दंगल हो रहा है, इस हद तक तो मान लेते हैं। आप इस दंगल की वो देखें कि दंगल का जब फैसला होगा, चाहे वो किसी के हक में हो या मुखालफत में हो जी, उस फैसले का आम आदमी से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। ये है इस मुल्क का अदालती निज़ाम, जहाँ कभी भी कोई दंगल, कभी भी कोई फसाद, कभी भी कोई हंगामा आम इंसान के लिए नहीं होता। जो आमिर साहब ने अभी मिसालें दी कि इतने हजार केसेस पड़े हुए, तो भाई ये सारा फसाद इसलिए क्यों नहीं हो रहा कि उन केसेस को जल्दी निपटा दिया जाए। वो जो मातहत अदालतों में जो करप्शन है उसके खात्मे के लिए फसाद क्यों नहीं होता। किसी की हुकूमत को, किसी को ताकतवर बनाने के लिए इस मुल्क में हमेशा जो है फसाद हुए। किसी को कमज़ोर करना है, किसी को ताकतवर बनाना है, किसी की हुक्मरानी को दमाम बख्शना है, किसी को एक्सटेंशन दिलानी है। ये मुल्क इसीलिए रह गया ताकतवरों के लिए। जब आप इस मुल्क में आम इंसान को और ख़ास कर इस नौजवानों को ये पैगाम देंगे कि मुल्क सिर्फ खवास के लिए रह गया, बच्चे कुच्चे वसाइल जो है जिस कर्जे को खुशखबरी कहा जाता है हुक्मरानों की तरफ से, वो सिर्फ खवास के लिए है, तो फिर उन नौजवानों से आप शिकवा नहीं करो कि वो बदतमीजी करते हैं, वो गाली देते हैं जी। फिर आपको हक नहीं पहुंचता उन नौजवानों को से शिकवा करने का कि इनकी जबान को किसी ने गंदा कर दिया। किसी ने गंदा नहीं कर दिया। इस मुल्क के हालात ने, वाकयात ने, खवास की हरकतों ने जो नौजवानों के जहनों को गंदा किया है। तो फिर वो आज जो एक गाली दे रहा है, कल वो ज्यादा गाली देगा। अगर आप सबने ये तय कर लिया है तो ठीक है, आप नौजवानों से लड़ना चाहते हैं लड़े, फिर उसके नताइज भी भुगतिएगा। शकील अंजुम साहब, दुआ मुझे छोटी सी बात करनी है जो फैसल ने अभी कही जी जी। ये इससे आखिरी के नौजवान गाली देगा, गाली तो किसी सूरत में नहीं देनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने जो बात पैसों की कही ना, तो वली खान मरहूम कहा करते थे बेनजीर भुट्टो की 88 वाली असम्बली में, उस वक्त 109 पे वजीर आजम बन जाया करते थे। और बात अरबों की नहीं होती थी कि जी अगर किसी के पास 109 करोड़ रुपए होंगे तो वो तो वजीर आजम बन जाएगा। तो ये हमारी हिस्ट्री में मौजूद है, कोई आज पहली दफा नहीं बात हो रही। सही जी। शकील अंजुम साहब, अच्छा दुआ देखिए, आमिर भाई ना काबिल रश रिवायत है ना, ये काबिल फख्र रिवायत तो नहीं है, इसीलिए मैंने कहा गाली को तरगीब देना भी नाकाबिल फायद ईसा साहब से तवक्को की जा रही थी, खास तौर पर जब उन्होंने फैजाबाद धरने का जो लिखा, वो जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट लिखी, उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि वो बहुत ज़्यादा बासूल और मेरिट पे फैसला करने वाले, और जो जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को बड़े अहसन तरीके से चलाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में सियासत है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इसको किसी हद तक ख़त्म हो जाएगा। और पूरी कौम को उनसे इस किस्म की ही उम्मीदें थी कि जैसे ही फाइज ईसा आएंगे और मुल्क का अदालती निज़ाम जो है वो ठीक हो जाएगा। और जब उनके खिलाफ इमरान खान की गवर्नमेंट में रेफरेंस आया तो आप देखें कि अवाम की जो हमदर्दियाँ थी वो काजी फाइज ईसा के साथ थी। उसकी बुनियाद ये थी, ये तस्वर किया जा रहा था, ये कौम ये एक्सपेक्ट कर रही थी, तवक्कुआत थी कि ये जो रेफरेंस है इस बुनियाद पर बनाया गया कि अगर काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो जो इस मुल्क में गलत काम हो रहा है, फैसले हो रहे हैं, सियासी मैनेवरिंग होती है, उसको रोकेंगे। और ये रेफरेंस उसी का नतीजा है जी। लेकिन जब वो बन गए चीफ जस्टिस तो उसके बाद आप देखें कि सबसे ज्यादा सियासी सर्कस जो है वो उन्हीं के दौर में हमें देखने को मिल रहा है। रोजाना की बुनियाद पर जो सियासी केसेस हैं वो वहाँ पर लगाए जाते हैं, बेंच बनाए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। कोई चीफ जस्टिस आपके साथ बैठना चाहता है, कोई नहीं चाहता। अगर आपके जजेस आपके साथ नहीं है तो आप ये देखेंगे आप किस किस्म के फैसले करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ 18,000 केसेस जो है ना वो ज़ेरे इल्तवा हैं, हाई कोर्ट में 4 लाख, और उसके बाद जो लोअर जुडिशरी है उसमें 18 लाख केसेस जो है वो ज़ेरे इल्तवा हैं। तो फिर वहाँ तमाम जो अदालतें हैं सब में एक एक आईनी अदालत बनाए, सूबों में भी, अजला में भी, जहाँ पर जो है इस किस्म के केसेस, अगर आप पेंडेंसी की बात करते हैं कि हम आईनी अदालत इसलिए बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं
उनके फैसले हमने फौरी तौर पर करने, और वो फैसले इसलिए नहीं हो पा रहे कि यहाँ पर सियासी मुकदमा जो है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर नीचे हाई कोर्ट में भी बना दें इस किस्म की अदालतें, लोअर जुडिशरी में भी बना दें, फिर वहां से भी पेंडेंसी को खत्म करें और फिर इस निज़ाम को इस तरीके से चलाएं। अगर आप इस निज़ाम को इस तरीके से आगे लेकर चलेंगे जिस पर न सिस्टम का एतमाद है न आवाम का एतमाद है, तो फिर किस तरीके से निज़ाम चलेगा। मेरा ये ख्याल है कि फिर जैसे हमने कल बात की थी कि तमाम लोगों को बैठने की जरूरत है और बैठकर बातचीत करनी चाहिए, बैठकर ही मसले का हल निकलेगा। और मियां नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि वो भी रेलिवेंट हों, वो इस सारे मामला से बिल्कुल इनरेलिवेंट दिखाई दे रहे हैं। अब ये पता नहीं कि उनकी विल शामिल है या नहीं है कि आईनी अदालतें बनाई जाएं या ना बनाई जाएं, क्योंकि मियां साहब का अभी तक इस हवाले से कोई इनपुट हमें न सुनने को मिला है न देखने को मिला है। जब वो वोट डालने भी आए थे तो उस दिन भी उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात नहीं की, बल्कि वो आए और फिर वापस दोबारा लाहौर चले गए। तो इसका मतलब ये है कि मियां साहब भी जो है वो विलिंग नहीं है कि इस किस्म के काम हों, तो उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए, बैठकर मामले को हल करना चाहिए। जी इलियास वैसे राना सनाउल्लाह वजाहत कर चुके हैं कि कायद की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता। जी इलियास साहब, वरना वोट डालने ना आते। देखिए अभी तक तो जो है कि वो इसके लिए जो है बेंच बन गया, बेंच में बैठे नाराज़ हो कोई, अब ये फैसला तो जो इसका होना ही है कि इसमें तरमीम का, तो ज़ाहिर प्लान बी पर काम जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो कहा जा रहा था कि जी अब उसके पर प्लान बी पर भी अमल दरामद शुरू हो गया, सारे ये कहने लग गए क्योंकि मौलाना का तो ये बिल्कुल एक जंग है, इसमें इख्तलाफ तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें ये इख्तलाफ अदारों में भी हो गया, आपस में जजेस में भी हो गया, इधर पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो चलता रहता है। लेकिन अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को चलाने के लिए कि किस तरह चलेगा, ये इख्तलाफ आज से नहीं, ये पुराना है, क्योंकि जब चीफ जस्टिस साहब के काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो गोशवारे खुले, वो सारे जो इशू है ये पुरानी जंगें हैं जो आपस में इख्तलाफात जो हैं वो सीरियस होके अब जो सामने को चल रहे हैं कि कोई माने या ना माने कि जी हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, ये इख्तलाफात चलेंगे, ये आज अब नहीं ख़त्म होंगे, इसको आगे भी चलेंगे और इस तरह ये सिस्टम इसी तरह ख़राब करते रहेंगे। तो लिहाजा इन चीज़ों को भुलाना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए, और प्रोफेशनल होके चलेंगे तो ये सिस्टम चलेगा, नहीं तो ये इख्तलाफात इसी तरह चलते रहेंगे। वो जिस तरह कहा जाता है ना कि लूली लंगड़ी जमहूरियत चल रही है, तो ये इस तरह के जो चीज़ें हैं कि इस तरह लेके इस सिस्टम को इस तरह चलेंगे तो ये सिस्टम इस तरह ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसमें सिस्टम में कहीं ना कहीं रुकावटें आती रहेंगी। अब जाहिर है जो भी इन्होंने करना है, जिस तरह करना है, तो अपना रास्ता तो क्लियर करना है, तो ताकि अरकान जो हैं वो वोट डाल के इनके साथ जो भी है इसमें खुला एक दफ़ा आज इनकी बारी है, कल को दूसरे आके इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये जो तरमीम जो होने जा रही है इसके बारे में सोचना चाहिए। इससे तो आवाम को जो कहते हैं ना, आवाम तो इनसे मायूस है। वो अगर आवाम के इतने सारे जो पेंडेंसी है इनकी देखें, उसकी रेशो देखें, अरसे दराज से लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि उनका केस लगे। वो केस वही लगते हैं जो बड़े केसेस होते हैं, उनके फैसले होते हैं। छोटे केसों के लिए तो अगली तारीख मिल जाती है, वो भी उनका साल बाद बारी आती है, 3 महीने बाद बारी आती है। तो इनको ये देखना चाहिए, ये मसले लोगों के रिलीफ के लिए नहीं, ये सियासी अखाड़े नहीं बनने चाहिए। ये जो है जिसका जो काम है वही काम करना चाहिए। अगर इसी तरह रहेगा तो आवाम तो पहले ही मायूस है। अब देख लें, अदलिया से भी वो इस तरह ही देख रहे हैं कि जी उनके फैसले नहीं हो रहे, उनके मसले जो हैं। अब ये लोग देख के हैरान होते हैं, बात करते हैं कि जी इनकी तारीखें जल्दी लग जाती हैं, जो दूसरे लोग हैं उनकी आम आदमी की क्यों नहीं लगती। आम आदमी आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, IMF मुआहदे के असरात आना शुरू हो गए, मईशत बेहतर होने लगी, पेट्रोल सस्ता, IPPs मुआहदों में भी खुशखबरियों के दावे, महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि महंगाई में कमी के असरात अवाम तक कब पहुंचेंगे। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मईशत की सम दुरुस्त कर दी गई है और मुआशी अदाद-ओ-शुमार में बेहतरी आ रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह तकरीबन 4 साल की कम तरीन सतह पर है। सितंबर 2024 में अफरात ज़र की शरह 6.9% रिकॉर्ड की गई, जबकि अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% थी। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.5% कमी में देखने में आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कह रहे हैं कि पेट्रोल मुसलसल 5वीं बार सस्ता हुआ। IPPs के मामले पर भी जल्द पेशरफ्त सामने आएगी और आवाम तक महंगाई कम होने का रिलीफ पहुंचाएंगे।
IMF मुआहदे के असरात आना शुरू हो गए, मईशत बेहतर होने लगी, इसी मामले पर बात करेंगे। अयाज साहब आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि अब कह रहे हैं कि जी IMF के मुआहदे के असरात भी आ रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, पेट्रोल 5वीं बार सस्ता कर दिया गया, IPPs के मामले पर भी वो कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी आपको खुशखबरियाँ देंगे, मगर ये महंगाई में कमी के असरात आम आदमी तक कब मिलेंगे? अच्छा, ये बात फैक्ट है कि 5वीं बार पेट्रोल सस्ता किया है, इसमें कोई शक नहीं, वरना हुकूमतें ये करती हैं कि दरमियान में चलें, एक दफ़ा बरकरार रख ली कीमतें, वो रिलीफ तो आवाम तक इन्होंने पहुंचाया, इसमें कोई शुबा नहीं, इसलिए इनकी तारीफ करनी चाहिए। अतात तारड़ साहब IPPs के हवाले से भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो चीज़ें बहुत क्लोज पहुंची हुई हैं, अब वो भी मामलात ऑलमोस्ट तय होने वाले हैं और उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि इनको एहसास दिलाया गया है IPPs मालकान को कि हुजूर बड़ा आपने निचोड़ लिया इस हुकूमत और कौम को, अब कुछ मेहरबानी करें, और वो उस पर तैयार भी हो रहे हैं। लेकिन एक ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि अभी इनको पेमेंट्स की भी कोई 1.5-2 अरब पता नहीं कितने, किसी को 4 अरब की पेमेंट्स भी होने जा रही हैं। उन्होंने कहा होगा कि चलो एक करी तो दो ना सान, बाकी फिर रिलीफ डड़ा देना जो ला लो, कुछ इस तरह की सिचुएशन में लग रही, लेकिन ये अच्छा है। अब वो IMF से चुके, वो भी आपने उसकी किस्त भी आ रही है, सारा कुछ ठीक हो गया है, मुआहदा भी हो गया है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो रिलीफ उस तरह से, वो जो ट्रिकल डाउन वो इफेक्ट हमारे शौकत अजीज साहब फरमाया करते थे ना, जब वो वजीर खजाना थे फिर वजीर आजम बने, वो तब से हम इंतजार कर रहे हैं कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं हम तक पहुंच जाए, अभी तक तो नहीं पहुंचा। तो वो जब आना मतलब उस हिसाब से ना किराए कम हुए, ट्रांसपोर्ट लोग उसी तरह से कर रहे हुए जरूर, लेकिन उस रेशो से नहीं हुए जिस तरह महंगा होता है पेट्रोल, फौरन बढ़ा दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो तो उस हिसाब से बहुत सा काम अभी करना बाकी है। लेकिन इसको ये ट्रेंड चलता रहा इस तरह तो मुझे यकीन है कि थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर आम आदमी को महसूस होना शुरू हो जाएगा। वो आम आदमी जो वाकई आम आदमी है, ये जिसका जिक्र करते हैं वो वाला नहीं। जी आमिर साहब, आपको भी यही लगता है कि जिस सम गवर्नमेंट मौशी तौर पर बढ़ रही है, आने वाले दिनों में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? और ये जो मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का भी नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, कुछ दिनों की तौसीह भी कर दी गई है, तो क्या ये भी इफेक्ट है कि इससे भी आपकी मईशत दुरुस्त समत में की तरफ जा रही है? देखें, जो धमाचौकड़ी सियासत में मचाई गई है, सहूलतकारी की गई, उसने तबाही की तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ऐसे वक्त में कुदरत ने भी इस हुकूमत की मदद की, क्योंकि पेट्रोल तो आलमी कीमतों के हिसाब से डिटरमिन होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने किया कि भरपूर फायदा पहुंचाया। अब हम मरियम नवाज शरीफ का नाम भी ना लें कि जी, चूंकि उससे हमें कोई चिड़ है कि अगर उसने किराए कम कराए हैं, रोटी और आटे की कीमत कम हुई है, तो चीफ मिनिस्टर्स को उससे सबक लेना चाहिए, बाकियों को भी, कि आप आम आदमी को रिलीफ दें। मुझे ये बताएं, 5 दफा का जो पेट्रोल का रिलीफ है वो किसकी जेब में गया है? वो आम आदमी की नहीं, रक्षा मोटरसाइकिल जो चलाता है, कार चलाता है, जो भी वो यूज करता है, क्या वो रिलीफ 5वीं दफा आम आदमी को नहीं मिला? ये भी आम आदमी का रिलीफ है। हमारा भी तो वतीरा बन गया ना कि ये आम आदमी तक। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप हर चीज को एक ही वक्त में सब कुछ ठीक करेंगे। एक तरफ मईशत ठीक हो रही है, आपका बिल्कुल सहमाई जो टारगेट था वो भी कम हुआ है, क्योंकि कारोबार में मंदी थी, अब बेहतरी हो रही है। अब IMF के साथ आपका एक तवील से एक प्रोग्राम नेगोशिएट हो रहा था, जो अब फाइनली हो गया, उसके पैसे आए, उसके बाद आपके बाकी डोनर्स आपके साथ चलते हैं, तो ये चीजें मिला के मईशत को ठीक करती है ना, कोई एकदम छूमंतर नहीं होता। जहां बिगड़ी थी चीजें वहां ठीक होने जा रही हैं। उसके ऊपर आपको पता है, खान साहब फिर गुस्से में आए हुए हैं, कल आ रहे हैं मलेशियन वजीर आजम, फिर आगे SCO हो रही है, वो कह रहे हैं नहीं, धमा चौकड़ी मैंने मचानी है, मैंने तो अनरेस्ट रखना है इस पाकिस्तान में, कि चीन के वजीर आजम अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, पहले चीन के सदर आ रहे थे तो क्यों आ रहे थे। अब ये सारी चीजों को साथ लेके हुकूमतों को चलना है, बातचीत करें या ना करें, लेकिन हकायक हमें उससे नजरें नहीं चुरा सकते कि ऐसे मौके पे इतनी मेहनत के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ अगर काम कर रहे हैं और उनकी टीम कर रही है, तो बाकी सब लोगों को भी मिलकर करना चाहिए कि आम आदमी तक, जिसको हम कह रहे हैं ना कि जी बहुत ज्यादा रिलीफ, तो ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट किराया में बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी अपना किरदार अदा करें। आटे और गंदम के रेट में भी जो रोटी का रेट है उसके अंदर बाकायदा अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, तो इज्तिमाई तौर पे लोगों को फायदा मिलेगा। जी फैसल साहब, बाल ये तो ठीक है कि पेट्रोल की कीमतें मुस्तकिल कम हो रही हैं, वो आलमी मार्केट से जुड़ी हुई हैं, और किसी न किसी हद तक आमिर साहब की बात सही है कि उसका बेनिफिशियरी आम आदमी तो हो रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला है, गाड़ी वाला है, जो पेट्रोल ख़रीदता है उसको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है।
जो पेट्रोल के साथ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं उसको भी कम होना चाहिए। अच्छा, वो कम इसलिए नहीं हो रही कि उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालना, क्योंकि प्राइस कंट्रोल जो है ना किसी के पास नहीं है, और प्राइस कंट्रोल का की निगरानी किसी के पास नहीं है, कि ऐसा कोई इस मुल्क के अंदर मैकेनिज्म नहीं है कि आप प्राइस कंट्रोल करें। वो जब तक आप लोकल गवर्नमेंट के हवाले नहीं करेंगे और काउंसलर को मजिस्ट्रेसी पावर नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लें, आप कर ही नहीं सकते, तयशुदा बात है, जितने तजुर्बे कर लें। एक बात, जहाँ तक IPP की बात है, 35% IPPs तो जो है वो CPEC के तहत चाइना की हैं, 50% गवर्नमेंट की है, 15% IPP वो हैं जिन पे इतना शोर मचा हुआ है। आप जो कम भी करवाएंगे तो इन 15% वालों से कम करवाएंगे। ये हुकूमत जो 50% IPPs गवर्नमेंट की हैं, भाई यहाँ से बिस्मिल्लाह क्यों नहीं करती? एक मावरा अकल बात है भाई, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की IPP जो कैपेसिटी चार्जेस ले रही है वहां से कम कर दें, फिर इन 15% वालों को पकड़ लीजिएगा। जो 35% चाइना की है उनको तो आप छेड़ ही नहीं सकते, वो तो सवाल ही नहीं है, वो तो उसका तो कोई 1% भी इम्कान नहीं है कि वो पैसे कम कर दें, वो तो एक एग्रीमेंट के तहत आपने उनको देने ही देने। बाकी ये रह जाती है 65%। आपका सारा जोर ये कि 15% वालों से बातचीत कर रही, कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। और भाई आप खुद बिस्मिल्लाह करो ना, पहले आप अपने पैसे जो है वो कैपेसिटी चार्जेस खत्म कर दे, उसके बाद 15% पे चले जाइएगा। नहीं कर रहे, अजीब बात है। सही, चलें ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा। शकीर अंजुम साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शकीर अंजुम साहब, वफाकी हुकूमत ये दावा कर रही है महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है, और जिस तरह से मुआशी अशारिये के भी मैंने जिक्र किए, तो क्या मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम? देखिए जी, अब तक की जो सूरत हाल है उसमें तो लगता है कि मुआशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर हम एक्सचेंज रेट को देखें तो वो बड़े अरसे से वहीं पर मौजूद है, जिसकी वजह से मुल्क में जो कारोबारी सरगर्मियाँ और ख़ास तौर पर ताजर बरादरी, बड़े ताजर, उनका एतमाद में इजाफा हुआ है। इसके अलावा शरह सूद में कमी हुई है। पेट्रोल का आपने खुद ही बता दिया कि 5 मरतबा जो है पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। रहा सवाल इसके समरात के लिए भी फिर हुकूमत को अपना कोई मैकेनिज़्म डेवलप करने की ज़रूरत है। जब हम नए जर्नलिज्म में आए थे तो उस वक्त मैजिस्ट्रेसी निज़ाम होता था। मुझे याद है कि एक मैजिस्ट्रेट जब निकलता था बाज़ारों में रेट चेक करने या किसी भी हवाले से, तो पूरे बाज़ार जो है वो बंद हो जाते थे, वो जुर्माने होते थे, और किसी किस्म की ये जो वायलेशन है, ओवर चार्जिंग है, मनमानियाँ जो हैं वो नहीं होती थी। तो इसके लिए ज़रूरी है, हुकूमत को चाहिए कि वो मैजिस्ट्रेसी निज़ाम को बहाल करें और वो जाकर चेक एंड बैलेंस करें, और जो हुकूमत ने रिलीफ दिया है आवाम को वो आवाम तक पहुंचना भी चाहिए। उसके लिए भी हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत जो है जो अपनी मशीनरी है उसको एक्टिवेट करे। अब ज़िला इंतज़ामिया है, उसको चाहिए वो जाकर ट्रांसपोर्ट्स के साथ मुज़ाकरात करे, उन्हें बुलाए, और जो किरायों में कमी हो सकती है, जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, तो लोग अपनी मनमानी भी कर रहे हैं। इसको कम करने की ज़रूरत है। रहा सवाल IPPs का, ये एक बड़ा इशू है इस मुल्क का, और इस हुकूमत के लिए हमेशा जो है वो ख़तरा रहेगा IPPs और बिजली के बिल। और जब तक ये मसला हल नहीं होता, मेरा ये ख्याल है कि अवाम भी जो है वो सुकून की नींद नहीं सोएंगे। और इसके लिए भी हुकूमत को फौरी तौर पर जो डिसीजन लिए हैं, जो अब तक होमवर्क किया है, उसको फौरी तौर पर अनाउंस करें, इम्प्लीमेंट करें, ताकि अवाम को पता चले कि हुकूमत उनके लिए क्या करने जा रही है। तो इन सारे इक़दाम की वजह से इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। जी इलियास साहब, देखिए गवर्नमेंट के अब रिलीफ तो मिलना शुरू हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का रिलीफ मुंतकिल करने के लिए इक़दाम भी करने होंगे। इकॉनमी को हमेशा इस तरह नहीं रखना होगा कि IMF से कर्जा लिया और चलाया है इसको, सिस्टम को, या जो भी है इसको सिस्टम को ये है कि आपकी इंडस्ट्री भी चले, आपका कोई ऐसा इंतज़ाम हो, लोगों को रोज़गार भी मिले, ताकि आपकी प्रोडक्शन बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। तब जाके ये जब आपके रिमिटेंस वगैरह यहाँ जो बाहर से आती हैं या ज़र मुबादला इसके ज़खायर बढ़ाने के लिए आपकी एक्सपोर्ट्स प्रोसीड जो पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे, तो तब जाके यहाँ रिलीफ मिलना शुरू होगा, तब जाके आसानी होगी। क्योंकि जब तक डॉलर नहीं आएगा इस वजह से नहीं होगा। आप अपने लोगों को बाहर भेजें ताकि लोगों को जो बाहर लोगों को रोज़गार मिले। तो ये जो चीज़ें होंगी गवर्नमेंट को इक़दाम करने होंगे। ये रिलीव करना तो गवर्नमेंट का अपना एक काम है कि गवर्नमेंट को किस तरह उसको चलाते हैं। गवर्नमेंट के पास सारा सिस्टम तो मौजूद है, रिलीफ को मुंतकिल करना इनकी ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की। लेकिन असल में चीज़ जो है कि इकॉनमी का पहिया है वो चले, जिससे आपका खुद जनरेट हो,
आपके टैक्स भी जमा हो जो इस तरह हो, ये ना हो टैक्स जो है आपके सिर्फ जो है जो पहले लोग टैक्स नेट में उन टैक्स नेट में उनको लेके आते जा रहे हैं। ये नहीं है जो गैर रवायती सेक्टर हैं उनको भी लें। आप आपने एक्सपोर्ट्स वगैरह जो थी वो बंद की हुई थी, एक्सपोर्ट्स ताकि इधर से इंपोर्ट भी बंद की हुई थी। आपकी जब से बाहर से वो चीज़ें आएंगी वो चीज़ें गवर्नमेंट देखे, उस सेक्टर को देखे जिससे आपकी इंडस्ट्री को फ़ायदा है। आपकी टेक्सटाइल की एक टाइम जो बरामदात हैं वो बढ़ी हैं, तो दूसरे सेक्टर को भी लेके आना चाहिए ताकि जो चीनी आप एक्सपोर्ट करने लगे तो इस तरह ना हो कि आपका बाद में मुल्क में मसला बन जाए, फिर उसके लिए ज़्यादा उससे ज़्यादा डबल किया जाए ज़रा मुबादला खर्च करके जी गंदम भी इंपोर्ट की जाए, चीनी भी इंपोर्ट की। तो ये गवर्नमेंट की कैलकुलेशन करनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई के गैप भी देखना चाहिए। इनको अपनी तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इसके लिए टाइम लगेगा गवर्नमेंट को जो है कि सही बंदे बिठाएं, अपने थिंक टैंक सामने लेके आएँ। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये इसी तरह पैसे ख़त्म, गेम ख़त्म। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।